हेलो फ्रेंड्स, स्वीट एंड सावर लव स्टोरीज चैनल पर आप सबका वेलकम है। सबसे पहले मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग बहुत पेशेंस के साथ मेरे वीडियोस का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं बहुत खुशी के साथ आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी का एडमिशन उस स्कूल में हो गया है जहाँ उसके पापा उसे भेजना चाहते थे और इस मंडे से उसने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया है। मैं पिछले 2-3 दिन उसके एडमिशन के काम में ही बिजी थी। उसके साथ साथ मुझे मेरा फ्लैट भी मिल गया है। होपफुली इस वीकेंड में हम हमारे पुराने घर से सामान लेकर आएंगे और नए घर में सेटल हो जाएंगे। जितनी आसानी से मैंने कह दिया कि हम सेटल हो जाएंगे, ये काम उतना आसान नहीं होगा। एक तो ये फ्लैट हमारे पुराने घर से छोटा है, ऊपर से मुझे अकेले ही सब कुछ सेट करना पड़ेगा। फिर भी मैं टाइम निकाल कर आप लोगों को कुछ ना कुछ सुनाने की कोशिश करती रहूँगी। आज मैं जो फ़ैन फ़िक्शन लेकर आई हूँ वो एक हान ओइन जो फ़ैन फ़िक्शन है। इस फ़ैन फ़िक्शन को मैंने 2 साल पहले वाटपैड के लिए लिखा था। इस फ़ैन फ़िक्शन में एक लव स्टोरी तो है ही, पर साथ में एक फ्रेंडशिप की स्टोरी भी है। स्टोरी में थोड़ा दुख दर्द है और इसके एंडिंग को हम हैप्पी एंडिंग नहीं बोल सकते, पर इसका एंडिंग सैड भी नहीं है। ये एक ओपन एंडिंग वाली स्टोरी है जहाँ से एक नई स्टार्टिंग की उम्मीद दिखाई दे रही है। जो जिसू और हानिंग बहुत सालों से दोस्त हैं। वो लोग एक रेपुटेड ऑल बॉयज़ स्कूल में पढ़ते थे। अब स्कूल ख़त्म होने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं, इसलिए उन दोनों ने एक लोकल कॉलेज के एक ही डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया। कॉलेज में आज उनका पहला दिन है। जो जिसू बचपन से ही बहुत नॉटी है। वो हमेशा कुछ ना कुछ शैतानी करता रहता है। वो अपने दोस्तों के साथ प्रैंक करना और उनको छेड़ना पसंद करता है। उसकी इन सब आदतों की वजह से वो बहुत बार फंस भी जाता है। हनिंग को ही उस टाइम अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाना पड़ता है और सब कुछ ठीक करना पड़ता है। वो तो ऐसे भी बहुत शांत टाइप का है। वो बहुत पोलाइट और डिज़र्व्ड भी है। दोनों दोस्तों के कैरेक्टर्स इतने अलग हैं कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पता नहीं ये दोनों कैसे दोस्त बन गए, लोग कहते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उनकी दोस्ती ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी, पर लोग उनके दोस्ती टूटने का इंतज़ार ही करते रहे और उन सबको हैरान करते हुए उन दोनों की दोस्ती सालों साल चलती रही। जब वो दोनों क्लास 6 में पहली बार एक क्लास में पढ़ने आए थे, तब से लेकर आज तक वो दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं। उनकी दोस्ती को अब 7 साल पूरे हो गए हैं। आगे भी वो दोनों दोस्त बने रहना चाहते हैं, इसीलिए तो उन दोनों ने साथ में एडमिशन लिया है। कॉलेज के फर्स्ट दिन दोनों गेट से अंदर जा रहे थे। हानिंग ने वार्निंग दिया, किसी को भी देखते ही फ्लर्ट करने मत लग जाना। तुम्हें हमारा प्रॉमिस तो याद है ना? हाँ हाँ, मैं उतना भी इरेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, जो जिसु तसल्ली देते हुए बोलता है। तुम चिंता मत करो, मुझे तुम्हारा पसंद पता है। तुम्हारे जैसे फ्लर्ट पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता, पर क्या करें, मुझे तुम पर ही डिपेंड करना है, हानिंग ने आहें भरते हुए कहा। अपने डिपार्टमेंट में जाकर वो दोनों अपना क्लासरूम ढूंढकर बैठ गए और दूसरे स्टूडेंट से बातें करने लगे। एक्चुअली जो जिसु ही बोल रहा था, हानिंग तो ऐसे भी उससे थोड़ा कम बोलता है। थोड़ी देर में एक लंबा सा लड़का क्लासरूम के अंदर आया। जो जिसु उसे देखकर देखता ही रह गया, पर उस लड़के ने उसे नहीं देखा। उस लड़के की नज़र हानिंग पर पड़ी तो वो उसके पास जाकर बैठ गया। हानिंग उस वक्त अपने स्टेशनरीज को लेकर बिजी था। उसने उस नए लड़के को नहीं देखा, पर जो जिसु ने उस लड़के को देखा, वो तो ऐसे कामों में ही अच्छा है। वो लड़का गोरा, लंबा और हैंडसम है। उसकी आंखों में एक अजीब अलूफनेस है। जो जिसु को वो लड़का बहुत ही अट्रैक्टिव लगा। उसने हानिंग को कोहनी मारकर इशारा किया तो उसने भी उस लड़के को देखा। उस लड़के को देखते ही हानिंग के चबी चिक्स लाल हो गए। हानिंग थोड़ा सा गोलू मोलू है। वो थोड़ा सा शॉर्ट, क्यूट और गोरा है। उसके गाल फूले फूले हैं। जो जिसे उससे लंबा है, वो थोड़ा पतला है और उसकी स्किन कलर थोड़ा सा डार्क है। उसके लुक्स एवरेज है और उसके आंखें काले और उसके बाल काले और घुंघराले हैं। दोनों दोस्त उस नए लड़के को देखते रहे, जबकि वो नया लड़का अपनी नोटबुक और अपना पेन निकालकर क्लास के लिए रेडी हो गया। क्या मैं उसे अप्रोच करूं? जो जिसु ने अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछा। जल्दबाजी मत करो, हानिंग ने सावधानी से कहा। अभी अभी तो वो आया है। मुझे लगता है कि वो इस शहर का नहीं है, वो किसी और जगह से आया है। पर लेट करने से अगर कोई और उसे ले ले, जो जिसु दुखी होकर बोलता है। तुम इतने हॉर्नी क्यों हो? अभी तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, हानिंग ने कहा। उसकी बात सुनकर जो जिसु ने मुंह बना लिया। मैं 18 का हो गया हूँ, पर अभी भी सिंगल हूँ। तुम समझते क्यों नहीं हो? हानिंग जो जिसे के आंखों में देखता है। क्या तुम अपने प्रॉमिस को लेकर रिग्रेट कर रहे हो? नो वे।
जो जिसु एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोलता है, तुम्हारे साथ रहने के डिसीजन को लेकर मैं कभी भी रिग्रेट नहीं करूँगा। उनका कॉलेज लाइफ शुरू हो गया। धीरे धीरे उस नए लड़के से उनकी दोस्ती भी हो गई। उस लड़के का नाम है वेन केजिंग। वो अगले 6 महीनों में उन दोनों का सबसे करीबी दोस्त बन गया। पर तब तक जो जिसु एक बात समझ गया, वेन केजिंग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। वो तीनों बस इसलिए दोस्त बने हुए हैं क्योंकि वेन केजिंग हनिंग को बहुत पसंद करने लगा है। बस उसी के लिए ही वो जो जिसु को टॉलरेट कर लेता है। हनिंग के साथ रहने के लिए वो ऐसा दिखाता है कि वो जो जिसु को पसंद करता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि हनिंग को जो जिसु से अलग करना आसान नहीं है। पर बहुत सोचकर भी वो कभी समझ नहीं पाया कि क्यों हनिंग जो जिसु को इतना लाइक करता है। उसे तो जो जिसु में कभी भी कुछ भी लाइकेबल नहीं दिखा। उसकी नज़र में जो जिसु बस एक शैतान लड़का है जो बस लोगों को छेड़छाड़ करता रहता है। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर हो गया था। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के पास कोई काम नहीं था। वो तो बस अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ही कॉलेज आ रहे थे। क्लासेस कुछ खास नहीं हो रहे थे। ऐसे ही एक खाली पीरियड में वो लोग क्लासरूम में बैठे हुए थे। बाहर मौसम थोड़ा ठंडा था और आसमान में बादल भी थे। बाहर जाने का कोई मतलब ही नहीं था। पर खाली बैठे बैठे किसको अच्छा लगता है। इसलिए क्लास के स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि वो लोग कुछ इंडोर गेम्स ही खेल लेंगे। 2 ग्रुप्स बनाकर वो लोग पहले क्विज और फिर कुछ म्यूजिकल गेम्स खेलने लगे। पर कुछ देर में सीनियर्स ने आकर उनको चुप बैठने के लिए बोल दिया, क्योंकि उनकी वजह से बाकियों को क्लास करने में परेशानी होने लगी थी। एक लड़के ने दुखी होकर कहा, बिना आवाज़ करे हम क्या खेलेंगे? क्या हम व्हिस्पर करके खेलेंगे? एक लड़की बोल उठी, क्यों ना हम चाइनीज़ व्हिस्पर खेलें? उसमें तो व्हिस्पर ही करना होता है। इससे बेहतर और कोई आइडिया नहीं मिला, इसलिए वो लोग वही खेलने का डिसाइड करते हैं। वेन केजिंग को उस गेम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, पर उसने देखा कि हनिंग से क्लोज होने का ये एक अच्छा मौका है। वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए हनिंग के पास जाकर बैठ गया। हनिंग के दूसरे साइड में जो जिसु पहले से ही बैठा हुआ था। एक लड़के ने कहा, जो जिसु और हनिंग एक साथ नहीं बैठ सकते। वो दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो बिना बताए समझ जाते हैं कि दूसरा क्या बोलने वाला है। इस तरीके से तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। दूसरे एक लड़के ने कहा, दोनों को दोनों एंड में बिठा दो। आज पता चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरीके से जानते हैं। इसमें मज़ा आने वाला है। सब इस बात पर सहमत हो गए। उन लोगों ने हनिंग से गेम शुरू करने का सजेस्ट किया। मैं शुरू करूं? हनिंग हेजिटेट करते हुए बोलता है, पर मैं क्या बोलूं? वो तो तुम्हें ही सोचना पड़ेगा ना। हम बता देंगे तो गेम में क्या मज़ा आएगा? किसी ने कहा। जो जिसु ने कहा, तुम कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ सब हमारे दोस्त ही हैं, बाहर वाला कोई नहीं है। वो इनके कान में व्हिस्पर करते हुए हनिंग का चेहरा लाल हो गया, पर उसने साफ शब्दों में ही एक सेंटेंस कहा। पर उसकी बात सुनकर वेन केजिंग कन्फ्यूज्ड हो गया। ये क्या है? इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। उसने अपना ब्रेन यूज़ करके उस सेंटेंस को मॉडिफाई कर दिया। लाइन में बैठे बाकी लोगों ने भी वही किया। जब सबसे गुजरते हुए वो व्हिस्पर जो जिसु तक पहुंचा, तब उसे सुनकर वो हंसकर लोटपोट हो गया। ये क्या है? वो हंसता रहा। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये ये शायद ये होगा अब बताओ भी, और कितनी देर तक अकेले हंसते रहोगे? हमें भी तो पता चलना चाहिए। सब कंप्लेन करने लगे। हनिंग का चेहरा और भी ज़्यादा लाल हो गया और वेन केजिंग जो जिसु के नाटक से इरिटेट होने लगा। बाकी सब लोग भी जानने के लिए बेचैन हो रहे थे कि वो लोग एक्चुअल सेंटेंस से कितना डेविएट हो गए हैं। जो जिसु ने हंसना बंद करके कॉन्फिडेंटली कहा, मैं श्योर हूँ कि हनिंग ने जो कहा था वो था, जो जिसु मेरा को हस्बैंड है। ये कुछ और हो ही नहीं सकता। क्यों, मैंने सही कहा ना? हनिंग ने गर्दन ऊपर नीचे किया। तुम सही हो। जो लड़का वेन केजिंग के पास बैठा था वो जेव जिसु और हनिंग के पुराने स्कूल से ही था। उसने कहा, हाँ मुझे भी लगा था कि वो ऐसा ही कुछ होगा, पर वेन केजिंग ने मुझे कुछ और ही कहा था। उनके स्कूल से आए हुए एक और लड़के ने कहा, वेन केजिंग और बाकी जो लोग दूसरे स्कूल से या फिर दूसरे टाउन से आए हुए हैं, उनको जो जिसु और हनिंग का रिश्ता पता नहीं होगा, पर हम सब ये पहले से जानते हैं। पर मैंने सोचा नहीं था कि हनिंग इस बात को ऐसे बोल्डली सबके सामने बोल देगा। वेन केजिंग अभी भी कंफ्यूज था। उसने पूछा, ये सब क्या है हनिंग? हनिंग के कुछ बोलने से पहले उसके एक क्लासमेट ने बताया, ये दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं।
इसलिए इन लोगों ने डिसाइड किया है कि ये दोनों किसी एक इंसान से ही शादी करेंगे। वो दोनों एक ही लड़की के साथ सेक्स करना चाहते हैं। दूसरे टाउन से आई हुई एक लड़की ये सोचकर ही घबरा गई। नॉट एक ही लड़की, इट वुड बी एक ही लड़का, एक लड़के ने कहा। वो दोनों ऐसे किसी लड़के से शादी करेंगे जो उन दोनों को ही अपनाएगा। कौन इन दोनों को एक साथ अपनाएगा? कोई ऐसा करेगा ही क्यों? वेन केजिंग ने पूछा। अभी अभी उसे जो पता चला है, ऐसा कुछ हो सकता है ये वो सोच भी नहीं पा रहा है। हानिंग का चेहरा उतर गया। उसने नज़रें झुकाकर कहा, मैं उस इंसान के लिए इंतज़ार कर लूँगा जो हम दोनों को पसंद करेगा। फिर उसने मुस्कुराकर जोजिसू की तरफ देखा। जोजिसू, तुम्हें थोड़ा पेशेंस दिखाना है और अपना वादा याद रखना है। किसी को पाकर तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं ऐसा नहीं करूँगा, जोजिसू हंसकर बोलता है। हम एक साथ ही रहेंगे और खुश रहेंगे, तुम देख लेना। वन केजिंग बहुत दिनों से ही सोच रहा था कि वह हनींग को अपने दिल की बात बताएगा। आज सुबह घर से निकलते टाइम उसने डिसाइड किया था कि आज वो हनींग से कन्फेस करेगा, पर अचानक ये सब पता चलने पर वो बहुत कंफ्यूज हो गया। ये लोग जो बोल रहे हैं वो अगर सच है तब तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। उसे हनींग से प्यार है, वो उसे अपनाना चाहता है, पर हनींग के साथ फ्री में मिलने वाला जोजिसू उसे नहीं चाहिए। और उसने कभी भी दो लड़कों से शादी करने के बारे में नहीं सोचा है। ऐसे अजीब रिलेशनशिप में फंसने के लिए वो रेडी नहीं है। जोजिसू और हनींग इस बात को जानते हैं। दोनों को ही वो एनकेजिंग पसंद है। उनका मकसद भी तो वही था। उन्हें कोई ऐसा लड़का चाहिए जो उन दोनों को अच्छा लगे, पर उस लड़के को भी तो उन दोनों को पसंद करना पड़ेगा। दोनों दोस्तों को ये समझ आ गया था कि वेन केजिंग जितना ज़्यादा हनींग को पसंद करता है उतना ही ज़्यादा जोजिसू को नापसंद करता है। और इसी वजह से जोजिसू ने भी कभी वेन केजिंग के करीब जाने की कोशिश नहीं की। उसने कभी भी उसके साथ फ्लर्ट नहीं किया। हनींग भी समझ गया था कि वेन केजिंग जोजिसू को नहीं अपनाएगा। आज पूरे क्लास के सामने उसका डिक्लेरेशन एक्चुअली वेन केजिंग के लिए ही था। वो उसे डायरेक्ट नहीं बोल पाता, इसलिए आज उसने इनडायरेक्टली वेन केजिंग को बता दिया कि अगर वो उसे चाहता है तो उसे जोजिसू को भी अपनाना पड़ेगा। दिन बीतते गए और वो तीनों एक कॉम्प्लिकेटेड मेंटल सिचुएशन में फंसे रह गए। जोजिसू को पता था कि हनींग को वेन केजिंग बहुत पसंद है। वह अपने आप को भी वेन केजिंग के पसंद के जैसा बनाने की बहुत कोशिश करने लगा। हनींग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। कभी अगर ऐसा हुआ कि वेन केजिंग और हनींग एक हो गए और उनके रिलेशनशिप में उसके लिए कोई जगह ना रहा तो वो चुपचाप साइड हो जाएगा। और अगर उसे उनके साथ रहना पड़ा तो वो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के ही उनके साथ रह लेगा। हनींग की खुशी के लिए वो बिना शादी, बिना प्यार, बिना केयर के भी उनके घर के कोने में रह लेगा, जब तक न हनींग खुद उसे चले जाने के लिए कहे। एक शाम को वो कुछ गुनगुना रहा था और केमिस्ट्री की बुक और स्टडी मटेरियल रेडी कर रहा था। केमिस्ट्री उसे उतना पसंद नहीं है, इसलिए वो पहले अपने मूड को ठीक कर लेना चाहता था। वो पढ़ना शुरू करने ही वाला था कि उसके एक दोस्त का कॉल आ गया। उसने खुश होकर फ़ोन रिसीव किया। क्या बात है, इस टाइम तुम्हें मेरी याद क्यों आई? तुम्हें हनींग के एक्सीडेंट के बारे में पता है? उसके दोस्त ने बिना बातें घुमाकर डायरेक्टली पूछा। क्या उसने फिर किसी को टक्कर मार दिया? अब तो बहुत हो गया, अब उसे बाइक चलाना छोड़ ही देना चाहिए, नहीं तो किसी दिन वो रोड पर ही मर जाएगा, जोजिसू ने कहा। तो तुम्हें कुछ नहीं पता? उसके दोस्त ने पूछा। नहीं तो हुआ क्या है? जोजिसू पूछता है। जोजिसू, मैं ठीक से पता करके तुम्हें कॉल करूँगा, कहकर उसके दोस्त ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। क्या पता करना है? जोजिसू परेशान हो गया। उसने तुरंत हनींग के नंबर पर कॉल किया, पर उसका फ़ोन लगा ही नहीं। उस टाइम जोजिसू के पेरेंट्स घर पर नहीं थे। घर में वो अकेला ही था। उसे अचानक बहुत डर लगने लगा। उसने जल्दी से हनींग के घर के लैंडलाइन नंबर पर कॉल किया। इस बार रिंग तो हुआ, पर किसी ने रिसीव नहीं किया। वो हनींग के अंकल को कॉल करने जा रहा था कि दोबारा उसके दोस्त का कॉल आ गया। दोस्त ने कहा, जोजिसू, आई एम सॉरी। मुझे पता था, जोजिसू चैन की सांस लेते हुए बोलता है। मुझे पता था कि वो ठीक है। जोजिसू, मेरी बात सुनो, वो मर गया है, ये बिल्कुल पक्की खबर है, दोस्त ने कहा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? बोल क्या रहे हो? कौन मर गया है? जोजिसू गुस्से से बोलता है। हनींग, वो मर गया है। एक भारी ट्रक से टकरा गया था वो, आमने सामने, स्पॉट डेड हो गया, वो लड़का समझाने लगा। जोजिसू उसकी बातें मानने को तैयार नहीं था। उसने पूछा, किसने बताया तुम्हें? मैंने बताया था ना कि उसके अंकल और मेरे अंकल कॉलीग्स हैं। उसे सिटी हॉस्पिटल ले गए हैं,
जो मेरे घर के पास है, दोस्त ने कहा। मैं अभी आ रहा हूँ, जो जिसू बोलता है। इस खबर से उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। उसकी बॉडी कांप रही थी। अभी मत आओ, मैं तुम्हें आगे की खबर देता रहूँगा। मेरे अंकल भी है वहाँ पर, दोस्त ने कहा। मुझे उससे मिलना है, जो जिसू रोते हुए बोलता है। आज रात तुम मुझसे मिल नहीं पाओगे। हॉस्पिटल वाले तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे। पहले उसकी बॉडी की ऑटोप्सी होगी। ये एक एक्सीडेंटल डेथ है ना, दोस्त ने कहा। जो जिसी की आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे, अब वो फुदक फुदक कर रोने लगा। उसके दोस्त ने कहा, मैं तुम्हें कॉल करके खबर देता रहूँगा। तुम स्ट्रांग बने रहना। जो जिसी ने किसी तरह से हाँ कहा। मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा, दोस्त ने फिर से कहा। जो जिसू ने कहा। जो जिसी के घर वाले वापस आकर उसकी हालत देखकर परेशान हो गए। वो उनको ठीक से कुछ बोलने लायक भी नहीं था। अगले दिन सुबह होते ही वो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने चला गया। रात भर वो उसको देखने के लिए पागल हो रहा था, पर जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचा, उसके कदम रुक गए। उसका मन हो रहा था कि वो वहाँ से भाग जाए। उसके दिमाग में हनिंग का एक ही चेहरा है, हंसता मुस्कुराता। पर अब वो कैसा दिख रहा होगा? जो जिसे अपने बेस्ट फ्रेंड को किसी और हाल में देखने से डर रहा था, पर हनिंग को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो मर गया है। उसको साफ कर दिया गया था और उसके चेहरे पर कोई भी चोट की निशान नहीं थी। वो एक स्लीपिंग एंजल के जैसा लग रहा था। उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने सारे दुख दर्द को जीत लिया है। डॉक्टर्स का कहना था कि उसकी मौत की वजह इंटरनल हेमरेज है। जो जिसु रात भर सोच रहा था कि उसका बेस्ट फ्रेंड ऐसे अचानक नहीं मर सकता। उसकी मौत से पहले तो जो जिसु को उसकी सेवा करनी थी। उसे लगा कि वो सो रहा है। उसको उठाने के लिए उसने उसका हाथ पकड़ा, पर उसके ठंडे हाथों को टच करते ही जो जिसु चौंक गया। अपने दोस्त के हाथ में वो जाना पहचाना वर्थ ना पाकर वो अपने आंसुओं को और रोक नहीं पाया। तभी कोई और आकर जोर जोर से रोने लगा। किसी ने कहा, जो जिसु, अपने दोस्त को संभालो, उसकी हालत खराब है। किसी और ने कहा, उसे कॉन्सोल करो। कॉन्सोल करे? किसको? उससे ज़्यादा तकलीफ में उसका कौन सा दोस्त हो सकता है? उसने उसके जिगर के टुकड़े को खोया है। वो किसी और को क्या कॉन्सोल करेगा? जो जिसु मुड़कर देखता है। उसके पास बैठकर जो पागलों की तरह रो रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि वेन केजिंग है। जो जिसु किसी तरह अपनी बॉडी को खींचकर उठाता है और फिर वेन केजिंग को खींचकर बाहर ले जाता है। वेन केजिंग का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। उसे रोते देख जो जिसु को याद आता है कि वही वो इंसान है जिसे पहली बार देखकर हनिंग का चेहरा लाल हो गया था। वही पहला इंसान है जिसे हनिंग ने पसंद किया था। पर हनिंग कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाया, क्योंकि वो जानता था कि वो इनके सिंह जो जिसु को पसंद नहीं करता है। हनिंग के पेरेंट्स नहीं थे। वो अपने मामा जी के साथ रहता था। वो बहुत इंटेलिजेंट था, पर उसकी बॉडी बहुत कमज़ोर थी। उसका चबीनेस और बहुत गोरा स्किन उसकी गुड हेल्थ की निशानी नहीं थी। वो ऐसा था क्योंकि उसे एक ऐसी एनीमिया थी जिसका कोई इलाज नहीं था। वो ज़्यादा दिन नहीं जिएगा, ये जानते हुए भी हनिंग किसी से प्यार पाना चाहता था, पर उसे डर था कि उसकी जल्दी मौत हो जाने पर उसका पार्टनर अकेला पड़ जाएगा। वो अपनी प्रीमेच्योर डेथ को अवॉइड नहीं कर पाता और उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी मौत कब आएगी। साथ में वो ये भी जानता था कि उसकी वो एक बॉडी एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए इनफ नहीं है। वो अपने पार्टनर को सारी खुशियाँ नहीं दे पाएगा और इन सब के साथ उसे किसी ऐसे इंसान की भी ज़रूरत थी जो बीमारी के टाइम उसकी देखभाल कर पाएगा। जो जिसु ये सब कुछ जानता था। वो जानता था कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड किसी से प्यार करने से डरता है। हमेशा उसका साथ देने का सोचकर उसने सजेस्ट किया था कि वो दोनों दो सगे भाइयों से शादी कर लेंगे। पर बाद में उन दोनों ने रियलाइज़ किया कि दोनों सगे भाई से शादी करके दोनों साथ रह पाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बहुत सोच विचार करके दोनों ने एक ही इंसान से शादी करने का फैसला लिया था। उससे जो जिसु हनिंग के हिस्से का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा पाएगा। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़े खड़े जो जिसु ने अचानक रियलाइज़ किया कि अब वो अपने प्रॉमिस से फ्री हो गया है। उसे अब कभी भी हनिंग का को हस्बैंड बनकर किसी और इंसान को खुश नहीं करना पड़ेगा। अब उसे अपनी बॉडी और अपना मन हनिंग के हस्बैंड को देने की ज़रूरत नहीं है। उसे अब ओवेन केजिंग को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसे ओवेन केजिंग के पसंदीदा बनने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो खुद अपनी ज़िंदगी जी सकता है। पर पता नहीं क्यों वो ये सब सोचकर भी खुश नहीं हो पाया। वो वहाँ से भाग गया और अकेले में रोने लगा। 2 दिन बाद वो फिर से कॉलेज गया। उसे क्लास में देखकर उसके क्लासमेट्स ने उसे गले लगाया और उसका पीठ थपथपाया। जो जिसु सबकॉन्शियसली अपनी रेगुलर सीट पर जाकर बैठ गया, पर बगल वाली सीट को खाली देखकर वो वहाँ पर बैठ नहीं पाया।
सीट बदल कर वो एक खाली जगह पर जाकर बैठा। थोड़ी देर में वेन किजिंग आकर उसके पास बैठा। जो जिसु उससे फिर कभी बात नहीं करना चाहता है। जब हनिंग था तब वो ये प्रिटेंड करता था कि उसे वेन किजिंग की आंखों में अपने लिए नफरत दिखाई नहीं देती है, पर अब उसकी और कोई ज़रूरत नहीं है। उसने हनिंग के हस्बैंड का ध्यान रखने का प्रॉमिस किया था, अगर वो उसका भी हस्बैंड होता। पर वेन किजिंग और हनिंग तो डेट भी नहीं कर रहे थे। उसके लिए उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वेन किजिंग ने अचानक धीमी आवाज़ में कहा, हनिंग ने मुझे तुम्हें अच्छे से जानने के लिए कहा था। वो कह रहा था कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम कितने अच्छे हो। वो तो उस वक्त की बात है जब वो जिंदा था। अब तुम्हें वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। क्लास में और भी बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं, तुम्हें उन लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, जो जिसने शांत आवाज़ में कहा। उसने वो एनकेजिंग की तरफ आंखें उठाकर भी नहीं देखा। पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम में ऐसा क्या है जिसके लिए वो तुम्हें इतना पसंद करता था, वो एनकेजिंग ने कहा। यह सुनकर भी जो जिसु ने वेनकिजिंग की तरफ नहीं देखा। उसने कहा, लिसन वेनकिजिंग, मुझे तुम्हारे सामने अपने आप को प्रूव करने का कोई शौक नहीं है। एक्चुअली मुझ में ऐसी कोई क्वालिटीज़ है भी नहीं। हनिंग बिना वजह मेरी तारीफ़ करता रहता था। अब जब वो नहीं है तब तुम्हें मुझसे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पिछला सब कुछ भूल जाना चाहिए। पर यह उसका लास्ट रिक्वेस्ट था। तुम उसे ज़्यादा अच्छे से जानते हो। मैं तुम्हें और उसको दोनों को और अच्छे से जानना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ मिलकर हर रोज़ उसे याद करना चाहता हूँ, वो एनकेजिंग ने कहा। जो जिसे चौंक कर उसकी तरफ देखता है। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे तुम मुझसे और ज़्यादा नफरत करने लगोगे। पर मुझे ट्राई करना है। वो चाहता था कि मैं उसके मौत के बाद तुम्हारे साथ रहूं, वो एनकेजिंग ने कहा। मौत के बाद? जो जिसु ने पूछा। उसने अपनी बीमारी के बारे में मुझे बताया था। उसने कहा था कि वो तुम्हें अपना को हस्बैंड बनाना चाहता है, वो एनकेजिंग ने कहा। जो जिसु आंखें फेर लेता है। मैं अब कभी भी उसका को हस्बैंड नहीं बन पाऊंगा। बन पाओगे, वो एनकेजिंग ने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो। तुमसे शादी? जो जिसु आंखें बड़ी बड़ी करके वो एनकेजिंग को देखता है। वो एनकेजिंग ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। हमें एक दूसरे को और अच्छे से जानना चाहिए। मैं उसे नहीं पा सकता, पर उसकी आखिरी तमन्ना तो पूरी कर सकता हूँ। ये स्टोरी यहीं तक है। इसके आगे क्या होगा ये मैंने कभी सोचा ही नहीं। फैन फिक्शन अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।